Yes, a very good morning to all of you. Today we are going to study एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, टुडे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक, इससे लिंक्ड कुछ डेरिवेशंस भी हम करेंगे. ठीक, जैसे हमने बायो-सावर्ट लॉ के कुछ डेरिवेशंस की, इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ को भी हम यूज़ करेंगे. ठीक है, अब एक बार जो आपको समझ में आनी चाहिए कि देखो, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने दो लॉज पढ़े थे. ठीक है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडीड टू लॉज. दो लॉ हमने पढ़े थे. एक को तो हमने कहा था, एक का नाम था कूलम्ब्स लॉ और दूसरा था आपका गॉस लॉ. यही दो लॉज पढ़े थे आपने. इन्हीं दो लॉज के बेसिस पर आपने जितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, चाहे वो किसी स्फीयर की वजह से हो, चाहे वो किसी इनफाइनाइट करंट के इनफाइनाइट शीट की वजह से, चार्ज शीट की वजह से हो, या फिर किसी सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से हो, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपने कहाँ से निकाले थे? या तो वहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज़ किया था, अदरवाइज यू यूज्ड गॉस लॉ. ठीक, अब अगर बात करें तो कूलम्ब लॉ डायरेक्टली अप्लाई होता है किसी पर्टिकुलर चार्ज पर. ठीक, और गॉस लॉ क्या करता था? गॉस लॉ एक इनडायरेक्ट मेथड था जो कि इनडायरेक्टली किसको फाइंड कर सकते थे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, इनडायरेक्टली हम किसको फाइंड आउट कर सकते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को. कैसे? कि हमने कहा था कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये कहा था हमने. ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस दैट विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये कहा था हमने. ठीक है, यानी यहाँ पर सरफेस का, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल हो रहा था और वो इंटीग्रल किसके इक्वल होना चाहिए था? जो चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना था. ठीक, मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमें इसी तरह से दो ही लॉज पढ़ने हैं. मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिकली दो ही मेन लॉज हैं जिनकी हेल्प से हम एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर. ठीक, तो एक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. क्या पढ़ चुके हो? बायो-सावर्ट लॉ. क्या है? बायो-सावर्ट लॉ. सेकेंड लॉ इज एम्पियर सर्किटल लॉ. जो दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है, जिस इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या फाइंड आउट कर पाए? इनडायरेक्ट मेथड जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर पाते हैं, वो क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ. ये बायो-सावर्ट लॉ, इसकी कुछ हमने कहा था कि ये कुछ हद तक सिमिलर है कूलम्ब्स लॉ के. ये भी किसी पर्टिकुलर सिंगल चार्ज की वजह से या 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स दे रहा था. ये हमें क्या देता है? पर्टिकुलर DL, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसके बारे में ये कह रहा था. ठीक, गॉस लॉ हमें क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि कोई क्लोज्ड सरफेस है. ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है तो उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा या जो उसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा E डॉट ds, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा और इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स. ठीक, तो फाई विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे. ठीक, बायो-सावर्ट लॉ ने क्या किया? बायो-सावर्ट लॉ ने कहा कि स्मॉल लेंथ dl है, उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ सिमिलर है थोड़ा थोड़ा गॉस लॉ से. कैसे? कि यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल आ रहा है, यहाँ पर हमें करेंगे लाइन इंटीग्रल. क्या करेंगे? लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल क्या होता है? वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम कि अगर हम एक छोटी सी कोई लाइन है, उस लाइन के अलॉन्ग छोटा सा पार्ट लेकर फिर कंप्लीट लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देते, तो वो क्या देते हैं? उसको लाइन इंटीग्रल. ठीक, अगर सरफेस के अलॉन्ग हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक सरफेस का एरिया हम ले रहे हैं, दैट इज सरफेस इंटीग्रल. ठीक, और अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल.
ठीक, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह से कूलम्ब्स लॉ है वैसे यहाँ बायो-सावर्ट लॉ है, वहाँ जैसे गॉस लॉ हम यूज कर रहे थे वैसे यहाँ पर कौन सा लॉ आ गया, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, अब इसको हम बात करते हैं। ठीक है, आपको पहले तो मैं डेफिनेशन बताऊँ और फिर उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख देंगे। क्लियर, चलिए तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इज इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, line integral of magnetic field B around any closed path in vacuum or air is mu naught times the current enclosed in the path. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई, बड़ी मैथमेटिक्स वाली डेफिनेशन है। ठीक, समझेंगे जब बहुत आसान लगेगा। क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू, इट मस्ट बी लिटिल लाइक इज, यहाँ पर लिख लेना, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ या करंट एनक्लोज्ड इन द पाथ। ठीक, क्या मतलब है इसका, ये तो हुई डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्या मतलब है इसका। क्या कह रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल यानी ये जो अभी हमने इस तरह का जो फॉर्म लिखा था E.ds, ये क्या था, दिस वाज सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। इंटीग्रल के ऊपर ये सर्कल लगा देता है, इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस के अलॉन्ग ये क्या है, इंटीग्रल। ds लिखा हुआ है यानी सरफेस का इंटीग्रल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल ओवर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में किसकी बात कर रहे हैं, वो लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, क्या मतलब हुआ, लाइन इंटीग्रल यानी डॉट dl आ जाएगा, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल बोल रहा है तो लाइन आएगी या लेंथ आएगी, dl क्लोज्ड इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B का लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ बोल रहा है इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, सर्कल। दिस इज क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर में क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन द पाथ या करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, यानी यहां पर आ जाएगा I एनक्लोज्ड। समझ में आई बात। अब एक बार इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds विल बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। तो इसी तरह से इसी के सिमिलर हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है जो क्या कह रहा है कि B.dl ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड इन द पाथ। ठीक, उस पाथ के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है उसके इंटू म्यू नॉट टाइम्स होगा क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ। समझ में आई बात। ठीक, लॉ तो बस यही है,
क्या है, यही लॉ है। ठीक, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक, ध्यान रहेगा। ठीक, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर आई एनक्लोज्ड जो है, इसका मतलब उस पाथ के अंदर जितना आई है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये B डॉट DL निकालेगा तो ये सबका निकाल देगा, इसके आसपास जितने करंट होंगे उन सभी का मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये केवल उनका नहीं देगा जो अंदर अंदर है, सभी का दे देगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा आपको। अभी हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं पहले तो इसका। ठीक है, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करें, देखिए, लिख लिया सभी ने, चले आगे इसका प्रूफ करते हैं। इसको एनालॉजिकल बता सकते हैं आप। इसकी एक सिमिलर किसके है, जो गॉस लॉ हम पढ़ते थे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, वहां पर जो गॉस लॉ पढ़ रहे थे उसी के सिमिलर है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि एम्पियर सर्किटल लॉ को पर्टिकुलर कंडीशंस में ही आप अप्लाई करेंगे तो इजी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस की क्या होती हैं, तो उसमें पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी DL वेक्टर के नॉर्मल हो, ठीक, या तो मैग्नेटिक फील्ड किसके नॉर्मल हो, DL वेक्टर के नॉर्मल हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड DL वेक्टर के टेंजेंशियल हो। ठीक, इन्हीं कंडीशंस में या इन्हीं सिमेट्री की कंडीशंस में हम किसको अप्लाई करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, हमने इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है। ठीक, इनफाइनाइट वायर के कारण उस वायर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। उसी चीज को यूज करेंगे हम यहाँ पर, और उसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम प्रूव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, मान लीजिए कोई इनफाइनाइट, व्हाट इट इज इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। ठीक, r डिस्टेंस पर क्या है, कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट को P पॉइंट या इस पॉइंट से यहाँ तक इस डिस्टेंस OP को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, ओवर अ क्लोज्ड पाथ। यानी यहाँ पर भी हमें एम्पियर सर्किटल लॉ में भी हमें क्या चाहिए, क्लोज्ड पाथ। जैसे कि हमें गॉस लॉ में हम उसको क्लोज्ड एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम बनाते हैं एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप। ठीक है, जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस बनता था, यहाँ पर एम्पेरियन लूप बनेगा क्योंकि लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, तो इस P पॉइंट को कंसिडर करते हुए OP रेडियस का हम एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे, इस तरह से सर्कुलर। ये हो गई आपकी एम्पेरियन लूप। ठीक, एक सर्कुलर लूप बना दी P पॉइंट को होल्ड करते हुए। ठीक है, अब ये जो एम्पेरियन लूप हमने बनाई, इस एम्पेरियन लूप पर पहले हम क्या देखें, तो पहले तो इसकी वो लिख देते हैं डिटेल्स। ठीक है, क्या लिखना है, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट वी विल राइट, कंसिडर अ स्ट्रेट current carrying conductor या सिंपली इसको लिखिए, कंसिडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट I, ऐसे लिखा जाए, carrying conductor having current I, having current I।
ठीक है, मान लेते हैं I करंट उसके क्रॉस फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड at point, yeah, we must try to find magnetic field at point P, which is at perpendicular distance, ये ध्यान रहे वर्ड मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r from the wire या the conductor, ठीक। क्या कह रहे हैं, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is at perpendicular distance r from the conductor। टू फाइंड नहीं है बेटा, ये यहाँ पे हमें फाइंड नहीं करना है, हमें एवरेज सर्किट लॉ प्रूव करना है। तो इसको हम क्या करें, इसको लिखें द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए वापस से डिस्क्राइब करते हैं क्या है। एक कंसिडर किया हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट कितना है I, ओके। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम कंडक्टर, इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर जो P पॉइंट होगा, उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B होगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। ये फॉर्मूला आपने निकाला था लास्ट डे कि किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से कोई पॉइंट P पर जो कि r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है उस वायर से, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। ये हमें पता है, इसको यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि B dot closed integral of B dot dl it comes out to be mu naught I, क्या आता है mu naught I enclosed, ठीक। ये हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने ये मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ P पॉइंट पर बनेगा वो B की वैल्यू कितनी होगी, mu naught I ओवर 2 पाई r, ठीक है यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू आपको पता है। नाउ लेट अस ड्रॉ एम्पेरियन लूप। अब एम्पेरियन लूप बनाया हमने, एम्पेरियन लूप जिसकी रेडियस है r, इस P पॉइंट को कंसिडर करते हुए बनाया, ठीक। तो अब इस P पॉइंट पर, जो P पॉइंट पर नहीं, इस एम्पेरियन लूप पर हर पॉइंट पर एम्पेयर सर्किटल लॉ फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कंडीशन बताई कि एक ये कंडीशन इजी कहाँ होता है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और dl दोनों या तो नॉर्मल हो एक दूसरे के या फिर एक दूसरे के टैंजेंशियल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पर, ठीक, तो ये एम्पेरियन लूप हो गई हमारी, एम्पेरियन लूप है, और इस एम्पेरियन लूप में आप करंट कैसे भी मान लो, ठीक है। करंट तो एक्चुअल में यहाँ जा रहा है, पर इसकी डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक। तो मान लेते हैं हमने इसकी डायरेक्शन यूँ मान ली कि एम्पेरियन लूप हमने यूँ लिया है, ठीक है। इस एम्पेरियन लूप को हमने ऐसे लिया है, तो लेंथ वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ इस पॉइंट पर। अगर लेंथ वेक्टर की बात करूँ तो ये यहाँ होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेंथ वेक्टर होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक। इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा लेंथ वेक्टर, ठीक। अब यहाँ पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके टेंजेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, यहाँ पर लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे हर जगह पर। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका लूप, ठीक है, लूप है, तो आप इस लूप को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पकड़ोगे, जैसे ये लूप, ठीक, ये है आपका वो पॉइंट P पॉइंट r डिस्टेंस पर, ठीक है। dl अगर मैं ऐसे मान रही हूँ तो ये ऐसे है dl, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर dl कैसे है, ऐसे, ये, ठीक। अब करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से उस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो क्या लगाएं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, अब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये पॉइंट P जो कि हमने यहाँ रखा है, ये पॉइंट P कहाँ जाएगा, इसी डायरेक्शन में, टैंजेंशियली इस तरफ, और dl वेक्टर भी कहाँ था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टैंजेंशियली। इसका मतलब
यहाँ पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर हुई ये बात? If anyone has a doubt why BL and B vector and DL vector both have angle between them 0, why is it so? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के यहाँ पर है पॉइंट P। आपके फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर है पॉइंट P। ठीक, इस पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट P, इस पॉइंट पर एम्पेरियन लूप बनाई आपने ये, तो यहाँ पर L वेक्टर इधर जाएगा, टैंजेंशियल इस पॉइंट पर टैंजेंशियल इधर जाएगा, और आपका जो B वेक्टर है वो भी अगर आप फाइंड आउट करें तो थंब किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में। और अब इसको फोर्स करें तो फोर्स करेंगे तो ये डायरेक्शन किधर हो गई? B के डायरेक्शन में। तो अब आगे हम लिख देंगे, नाउ वी नो दैट angle between B vector and DL vector is 0। DL वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 0। ठीक है, मैग्नेटिज्म में ये रहेगा बेटा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा 3D फिगर में। ठीक है, सो वी नो दैट द एंगल बिटवीन B and DL वेक्टर इज 0। सो इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B DL cos थीटा। जहाँ पर B डॉट DL था तो डॉट प्रोडक्ट को हम जब सॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ DL cos थीटा आ जाता है, जहाँ थीटा होता है एंगल बिटवीन D एंड B। ठीक, अब थीटा कितना है? यहाँ पर B और D के बीच में थीटा है 0। ठीक, तो ये cos कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू cos 0। ठीक, सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू B DL cos 0। cos 0 इज 1। क्लियर? कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? चले आगे। ठीक, अब इससे आगे की बात करें तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चल पड़े हम। चले आगे, देखिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास इक्वेशन है ये। क्या इक्वेशन है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू B DL cos 0 इज 1, तो उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर? मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या है? तो B हमें पता है कितना है, म्यू नॉट I ओवर 2πr है, ये है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B DL, B की जगह हमें रखना है म्यू नॉट I ओवर 2πr मल्टीप्लाइड बाय DL, ये आएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल आया है? वैसे ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL की वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। अब यहाँ पर म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट आपने जो इस कंडक्टर में फ्लो करा रहे हैं वो कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट की तो फिक्स रहने वाली है। ठीक, तो r भी कांस्टेंट, तो बच गया क्या? ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2πr इज आल्सो कांस्टेंट, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL, ये आ गया। ठीक, अब DL क्या है? एक एम्पेरियन लूप है, सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस आ जाएगी जब हम क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे DL का। तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी आएगी? 2πr, क्योंकि यहाँ पर रेडियस हमने किसको माना है? OP, जो कि r के बराबर ही है। ठीक, सो इट विल कम आउट टू बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? म्यू नॉट I ओवर 2πr मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर क्या आएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL इज 2πr। अब इस 2πr से 2πr कैंसिल, यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख देना कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू 2πr circumference ऑफ द सर्कल। ठीक, सो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL
किसके बराबर आ गया भाई, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर कि कैसे हम कह रहे हैं। एक बात और, हमने जब क्या कहा कि एयर में या वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, म्यू क्या है, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि मीडियम बदल जाएगा तो परमिएबिलिटी भी उस मीडियम की आएगी। फिर यहाँ पर म्यू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू। ठीक, और फिर उसको आप रिलेटिव परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। बाकी आपको अभी फिजिक्स में जितने क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली क्वेश्चन म्यू नॉट आई के ही मिलेंगे, जिसमें एयर में ही होगा। क्लियर, एनी डाउट स्टूडेंट्स? अच्छा, एक बात और, आपकी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो निकाल लें उसको। टेक्स्ट बुक में आपका एग्जाम्पल 4.6 sorry 4. should be yes, the example is 4.8. चले आगे। चले आगे, चलो। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया आप पूछ लें बच्चों। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर एक सिंपल रूल है जो कि थंब रूल के जैसा ही है। क्या कि अगर एम्पियर सर्किटल लूप जो आपको दे रखी है, या आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इसकी वजह से, तो आप क्या करें, जो सर्कुलर लूप आपने बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सर्कुलर लूप बनाया, ठीक है, ये एम्पेरियन लूप बनाया। ठीक, इस एम्पेरियन लूप में मैंने करंट अगर देखा तो मैंने मान लिया कि ये करंट ऐसे है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही तो मैंने यहाँ पर ये आई करंट इधर माना हुआ था। ठीक, अब तुम जब इसकी वजह से, इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, जैसे कि देखिए, अब ये तो क्या था, स्ट्रेट कंडक्टर था ना, इसको थोड़ा आसान वे में बताते हैं आपको कि ये क्या था, एक स्ट्रेट कंडक्टर था। ठीक, अब अगर मान लो आपका कंडक्टर कैसा हो, सर्कुलर, कैसा हो, सर्कुलर। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, इसमें करंट जा रहा है ऐसे। ठीक, अब अभी तक तो आपने क्या पढ़ा है, अभी तक तो आपने ये पढ़ा है कि भाई इसमें अगर आई करंट जा रहा है तो इस आई करंट की वजह से आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि भाई वहां से यहाँ निकालनी है तो आप इस वायर को अपने राइट हैंड से पकड़े। ठीक, और फिर करंट की डायरेक्शन निकालें। ठीक, लेकिन अगर मान लो आपको यहाँ यूँ कह दे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, ऐसे, सॉरी इसको करंट ही लिखिए, करंट है आई, तो अब इसकी वजह से अगर इस लूप में जो आई करंट जो इस लूप में मूव हो रहा है उसकी वजह से अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछ ले, या यूँ कह दें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ले, तो ये थोड़ा उल्टा है। किससे, जैसे उसमें हम क्या कर रहे थे, थंब को करंट की डायरेक्शन में ले रहे थे, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में ले रहे थे, और फिंगर्स क्या बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, लेकिन अगर कंडक्टर सर्कुलर हो जाए तो अब आप फिंगर्स को किस डायरेक्शन में कर्ल कर लेना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर सर्कुलर कंडक्टर है तो आप उन फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं समझ में आया? यानी अगर करंट स्ट्रेट हो तो गोल गोल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ, क्योंकि करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड गोल आ रहा है आपकी फिंगर्स की वजह से। लेकिन अगर कंडक्टर गोल है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल करनी पड़ेंगी। करो, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर क्या आएगा, क्रॉस टाइप, क्या आ जाएगा,
क्रॉस टाइप। क्लियर? समझ में आ गई बात? यानी आप तो ये समझ लीजिए कि कंडक्टर जैसा है उस तरह से आपकी सीधी, अगर कंडक्टर सीधा है तो अंगूठा कंडक्टर की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में कर देना, अगर कंडक्टर गोल गोल है तो फिर उंगलियों को उसकी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि अब ये समझ लो कि अगर सर्कुलर करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनता है। ठीक, और अगर कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, इस तरह से है कंडक्टर, यूं आई, ठीक, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसको आप पकड़ेंगे तो फिंगर्स आपकी ऐसे कर्ल होंगी इसके चारों तरफ, और आपकी फिंगर्स कहाँ से कहाँ जा रही है, यूं जा रही है, तो डायरेक्शन ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आई बात? अगर ये कंडक्टर है तो इसके सेंटर पर बात करें तो सेंटर पर तो क्रॉस टाइप होगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इस जगह पर तो इसमें कंडक्टर में लूप कैसी बनेंगी, ऐसी बनेगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है ना, तो ये यहाँ पर कैसी बनेगी, यहाँ पर इसी तरह की लूप्स बनेगी पर उनकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? समझ में आई बात, नहीं आई? कि स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल बनता है, और अगर कंडक्टर गोल गोल है तो बीचों बीच तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, और उसके आसपास जो पास में छोटी छोटी लाइंस है उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि सर्कुलर होगा। ठीक है, यहाँ से तो यूं, लेकिन ये कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये वाला अंदर की तरफ दिखा है तो ये क्रॉस टाइप जा रही है ऐसे, यूं। समझ में आई बात? कोई स्टूडेंट जिसे नहीं आई ये बात समझ में कि थंब रूल ही है, केवल फर्क क्या है, जो चीज गोल है, करंट अगर गोल है तो फिंगर्स को उठा के करंट की डायरेक्शन में कर देना, थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है तो थंब को करंट की डायरेक्शन में कर देना, फिंगर्स आपको क्या दे देंगे, गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? एनीवन? ठीक है, अब बात करते हैं आपके एक क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन है आपका 4.8। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फटाफट एक बार उसको मैं रीड करती हूँ और आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। ठीक है, शो अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस a carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A and R greater than A. क्या कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये लीजिए, थोड़ा थिक बना रहे हैं इसको, ठीक, ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, जिसकी रेडियस क्या है, ये इसकी एक्सिस, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की रेडियस है A। ठीक, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट जा रहा है I। कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दो केसेस में, कैसे दो केसेस दे रखे हैं, पहला केस आपको दे रखा है वेयर r इज ग्रेटर देन a, और सेकंड केस आपको दे रखा है r इज लेस देन a। ये दो केसेस दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी रेडियस a है। अब r पॉइंट, r डिस्टेंस आपने ली जो कि a से ग्रेटर है, a से ग्रेटर है यानी पॉइंट p कुछ यहाँ होगा, और ये होगी आपकी यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपकी r, ये होगी, ठीक। ये r इज ग्रेटर देन a है तो दिख रहा है भाई a ये है और r ये हो गया, यानी a पॉइंट, जो पॉइंट p है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर, ठीक है भाई। ये जो कंडक्टर है इसके बाहर लाई कर रहा है ना p पॉइंट, ठीक। तो अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ इन केस वन, फर्स्ट केस में व्हेन r is greater than a, ठीक। when r is greater than a, we know that by ampere circuital law,
एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये कहते हैं। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है तो ये आप क्या कर दें, म्यू नॉट I फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट I के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर B की वैल्यू तो आपको दे रखी है, उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, P पॉइंट पर एम्पेरियल लूप बनाना पड़ेगा। तो P पॉइंट पर एम्पेरियल लूप बना लेते हैं। ये लीजिए, एक सर्कुलर लूप हमने बना लिया। एक सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस स्मॉल r है, वो हमने एम्पेरियल लूप बना ली। ठीक है, तो अब एम्पेरियल लूप बनाने के बाद हमें पता है कि B मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट R पॉइंट पर, तो कितना होगा, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। और dl क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे आप dl का, तो ये कितना हो जाएगा, dl का क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे तो 2 पाई R, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, इसकी वैल्यू आप निकालोगे। तो अगर आप सॉल्व नहीं भी करना चाहें, इसको सॉल्व नहीं करना चाहें, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हैं, म्यू नॉट I कह सकते हैं। क्योंकि म्यू नॉट तो ठीक है भाई एयर में ही रखा है, I क्या है, इस एम्पेरियल लूप के अंदर करंट कितना है, टोटल करंट जितना उस पर्टिकुलर वायर में जा रहा है सारा का सारा अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक, तो ये इसको सीधे सीधे किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, अगर सॉल्व नहीं भी करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को म्यू नॉट I के इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या है, इस क्वांटिटी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, म्यू नॉट I के इक्वल लिख सकते हैं। या यूं नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ पर जब हम ये लिख देते हैं इसका मतलब B और dl सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट को हटा के हम क्या कर सकते हैं, B इंटू dl cos 0, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हट जाएगी। B की जगह आप रख दीजिए म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर dl का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई R, और वहां से ये कैंसिल होगा तो सीधे सीधे वैल्यू भी क्या आएगी, म्यू नॉट I ही आएगी, जो कि एम्पेयर सर्किटल लॉ का प्रूफ भी था ऐसा ही। ठीक, ये एग्जाम्पल केवल आपको उस प्रूफ को समझाने के लिए दे रखा है। समझ में आई बात। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब एक बात और ध्यान देना, इसने क्या कहा है कि स्टेडी करंट I इस पूरे वायर की वॉल्यूम में से जा रहा है, इस पूरे वायर में से इक्वली फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, B विल कम आउट टू बी म्यू नॉट इंटू I। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा म्यू नॉट इंटू I। ठीक बात है। ठीक, ये तो सीधे सीधे आप सीधे एम्पेयर सर्किटल लॉ से भी कह देते हैं, यहाँ से ये इक्वल है, क्योंकि I क्या है, इस एम्पेयरियन लूप के अंदर करंट कितना जा रहा है, I। ठीक, अब इसके बारे में अब आपको समझ में आएगा कि इसके आगे क्या होने वाला है। सेकेंड वाला पार्ट एक बार ध्यान से सुनना। सेकेंड वाले पार्ट की बात करें तो सेकेंड वाले पार्ट में सुनो, व्हेन R इज लेस देन A। ठीक है, R क्या है, A से लेस है। अब मैं बाहर वाले लूप को मिटा रही हूँ और अब आपके लिए केवल अंदर वाला लूप का बना है। ये देखिए, ठीक है, ये तो आपकी रेडियस A। ठीक, अब R A से स्मॉल है, इसका मतलब अब लूप कहाँ है, अंदर वाला, यानी यहाँ कहीं होगा पॉइंट P, यहाँ कहीं होगा पॉइंट P। तो अब इस P पॉइंट को या यहाँ से और इस P पॉइंट, इस डिस्टेंस को आप सेंटर मानेंगे, R रेडियस की आप एक लूप बनाएंगे, एम्पेरियन लूप। तो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, बन गई ऐसी। ठीक, अब इसमें से क्या पूरा का पूरा I करंट जा रहा है क्या, नहीं, अब इसमें से कुछ करंट तो यहाँ बाहर वाले हिस्से में से भी जा रहा होगा, इसमें से तो कुछ पार्ट ही जा रहा होगा, और बाकी पार्ट कहाँ से जा रहा होगा, इस A वाले पार्ट में से, बचे हुए पार्ट में से। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है
तो फिर कैसे फाइंड आउट करें, तब आप कैसे लिख देंगे, लेंथ तो हो जाएगी आपकी इस एम्पेरियन लूप की, इस एम्पेरियन लूप की आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, कितनी हो जाएगी 2πr, और यहाँ से करंट एनक्लोज्ड निकालना है आपको, क्या निकालना है, करंट एनक्लोज्ड। भाई आपने एम्पेरियन लूप बना ली तो आपको पता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट आई के बराबर आएगा, कितना आएगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड के बराबर आएगा, ठीक। लेकिन आई एनक्लोज्ड पूरा आई है क्या हमारी एम्पेरियन लूप में, नहीं है, कितना है, केवल ये रेडियस, ठीक। तो आई एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे आप, आई आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल ही है, सो आई एनक्लोज्ड आप कैसे निकालेंगे, तो वो आपका आ जाएगा एरिया पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर नहीं आएगा, इसको समझने के लिए देखो, पाई ए स्क्वायर जो एरिया है इसमें से करंट जाता है आई, ठीक, क्या, पाई ए स्क्वायर एरिया, ये कंप्लीट, इसको आप काटोगे तो पाई ए स्क्वायर एरिया है, उसमें से करंट कितना जाता है आई, ठीक। सो 1 यूनिट एरिया में से करंट कितना जाएगा, आई बाय पाई ए स्क्वायर, ये करंट जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एरिया में से कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ओवर पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसको तुम्हारी बुक वाले ने क्या किया है, इसको आई एनक्लोज्ड की वैल्यू कैसे लिख दी है, पाई आर स्क्वायर ओवर पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई, जो करंट वहाँ फ्लो हो रहा है वो आई, और ऊपर क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्पेरियन लूप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये आ गया, तो आई एनक्लोज्ड आपको मिल गया ये, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, सो दिस वैल्यू v डॉट dl कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट, आई एनक्लोज्ड कितना है, आई एनक्लोज्ड है आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, b तो आता है आपके पास म्यू नॉट आई, सॉरी b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है b, ठीक। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl कितना आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल dl का आ जाएगा, यहाँ पर इसका dl का क्लोज्ड इंटीग्रल कितना आएगा 2πr, ठीक। इस dl को हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, या इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, दिस dl इज इक्वल टू b इंटू 2πr, ठीक। ये तो केवल आपको समझाने के लिए था कि ये यूनिटरी मेथड से कर रहा है, ठीक है। तो देखो, तो अब यहाँ पर v डॉट dl की वैल्यू b इंटू 2πr, तो यहाँ से b कैसे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड b विल बी इक्वल टू, कैसे आएगा, ये राइट हैंड साइड में है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 2πr इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, ठीक। यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 2πr ओवर ए स्क्वायर इंटू आई, क्लियर। अब आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट पार्ट में आपको समझ में नहीं आया होगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ इसी तरह से लगता है जैसे गॉस लॉ लगता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक।